मिल्वॉकी 1991। कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहले एक आंटी जी को दिखाया जाता है जो कि सोफे पे बैठकर टीवी पे न्यूज देख रही होती हैं। लेकिन तभी उनको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, एक अजीब सी आवाज जैसे कि किसी कटर के या ग्राइंडर के चलने की। और ये आवाज उनको उन्हीं की दीवार की दूसरी तरफ से आ रही होती है। आंटी जी सोफे से उठती हैं और दीवार के करीब जाती हैं, और जैसे जैसे आंटी जी दीवार के करीब जाती हैं वैसे वैसे आवाज और ज्यादा बढ़ती है। और फिर इसके बाद सीन दीवार की दूसरी तरफ चला जाता है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि एक बंदा अपने खून से सने हुए औजारों को धो रहा है। और अपने औजारों को बहुत अच्छे से धोने के बाद वो बंदा फ्रिज से एक ड्रिंक निकालता है और उसको पीते हुए बाहर की तरफ को आ जाता है। और जब ये बंदा अपने रूम से बाहर आ रहा होता है तो हमें दिखता है कि उसके दरवाजे में बहुत सारे लॉक हैं। इसके बाद ये बंदा अपने रूम से बाहर निकलकर अपने अपार्टमेंट से बाहर को जा रहा होता है। और जब तुम इस बंदे को चलते हुए देखते हो तो तुम्हें लगता है कि यार इस बंदे में तो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही अजीब तरीके से चल रहा होता है, जैसे कि बहुत थका हुआ या कोई ऐसा बंदा जिसमें बिल्कुल भी एनर्जी ना हो। और जैसे ये बंदा अपार्टमेंट के गेट से बाहर निकलने की तरफ को बढ़ ही रहा होता है, तभी बगल वाली आंटी इसको आवाज देके रोकती हैं। आंटी जी उसका नाम जेफ बुलाती हैं, और तब हमें यह पता चलता है कि इस बंदे का नाम जेफरी डामर है। और आंटी जी इस बार जेफ को बताती हैं कि पिछली बार की अपेक्षा उसके रूम की बदबू और ज्यादा बढ़ चुकी है। और आंटी की इस बात को सुनकर जेफ भैया उल्टा आंटी से पूछते हैं क्या वाकई। और फिर वहां कहता है कि लगता है कि उसके छोटे फ्रिज में रखा हुआ जो मीट था वो शायद सड़ गया है या खराब हो गया है। जिसका जवाब देते हुए आंटी जी उसको बताती हैं कि सेम यही चीज तुमने मुझसे पिछली बार भी बोली थी, और तुमने मेरे सामने ही वो सारा मीट फेंक दिया था, तो बदबू अब नहीं आनी चाहिए, लेकिन बदबू अभी भी आ रही है और भी ज्यादा आ रही है। जेफ के पास इसका कोई रिप्लाई नहीं होता है। वह आंटी को ऐसे ही कुछ बहाने देता है और वहां से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें अगले सीन में दीवार में लगे हुए पोस्टर दिखाते हैं, और ये पोस्टर उन लोगों के हैं जो कि बहुत दिनों से मिसिंग हैं, यानी ये वो लोग हैं जो कि खो चुके हैं। इसके बाद जेफ हमें एक क्लब के अंदर आते हुए दिखता है, और वो क्लब एक गे क्लब होता है। क्लब में आने के बाद जेफ को वहां पे दो लड़के दिखते हैं, और जेफ उनको घूर घूर कर देखना शुरू कर देता है। और जेफ को देखकर वो दोनों लड़के समझ जाते हैं कि ये बंदा उन्हीं को देख रहा है। फिर ये लोग एक दूसरे को आपस में स्माइल पास करते हैं, और हमें ये पता चल जाता है कि ये लोग भी गे हैं। और यही देखकर जेफ इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। तब वो लोग जेफ से पूछते हैं कि आखिर वो उनको किस खुशी में ड्रिंक ऑफर कर रहा है। और उनमें से एक बंदा जेफ से कहता है कि तुमने मुझे कुछ दिन पहले भी ड्रिंक ऑफर की थी। जिसके जवाब में जेफ कहता है अच्छा। यहाँ पे जेफ ये दिखाना चाहता है कि उसे याद नहीं है कि उसने उसको कब ड्रिंक ऑफर किया था। तब वो बंदा जेफ को जवाब देता है और वो बताता है कि हाँ तुम ही ने मुझे पहले भी ऑफर किया था। और उसे वो बात इसलिए याद है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर वाइट गे नहीं आते। और तभी वहाँ पे तीसरे बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम होता है ट्रेसी। और वो जेफ से कहता है कि हाँ तुमने मुझे भी ऑफर किया था, तुमने मुझे ड्रिंक पिलाई और उसके बाद कुछ किया भी नहीं। और उसकी ये बात सुनने के बाद मैं समझ गया था कि इस बंदे के कुछ ज्यादा ही चुल है। इसके बाद वो सारे के सारे बंदे जेफ पर हंसते हैं, और वो जेफ से कहते हैं कि भाई आज तो कुछ करके जाएगा कि खाली हाथ ही जाएगा। और इसके जवाब में जेफ कहता है नहीं, आज तो मैं गोल कर ही जाऊंगा। और ये जवाब सुन के ट्रेसी जेफ को एक स्माइल पास करता है। इसके बाद जेफ उन तीनों के लिए ड्रिंक ऑफर कर देता है। और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि जेफ वहां पे डांस करता है, और डांस करने के बाद वो सारे लोग एक साथ दोबारा से बात करने लग जाते हैं। इसके बाद वो तीनों लोग जेफ से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। वो लोग जेफ से पूछते हैं कि आखिर वो काम क्या करता है। जिसके जवाब में जेफ उन्हें बताता है कि वो एक फोटोग्राफर है। वो लोगों के फोटो खींचता है और उसके बदले उनको वो पे भी करता है। और ये सारी चीजें बताने के बाद जेफ उन तीनों को एक ऑफर भी देता है। जेफ उन्हें बताता है कि अगर तुम मेरे लिए पोज करोगे तो मैं तुम्हें इसके बदले $50 दूंगा। और ये सुनने के बाद जो दो बंदे वहां पहले से थे वो इस ऑफर को रिफ्यूज कर देते हैं। वो कहते हैं कि यार $50 के चक्कर में हम अपनी चड्डी तो ढीली नहीं करेंगे भाई। लेकिन साला ये तीसरा बंदा जिसका नाम ट्रेसी था, ये इस लालच में आ जाता है, और ट्रेसी जेफ के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। और वो लोग वहां से जाने से पहले जेफ से पूछते हैं कि तुम्हारा घर कहाँ है। और जेफ उन्हें जवाब देता है, वो कहता है कि मेरा तो बंगला है। इसके बाद वो दोनों क्लब से बाहर आ जाते हैं, और ट्रेसी जेफ से पूछता है कि तुम्हारी कार कहाँ है। जिसके जवाब में जेफ उसे बताता है कि मेरा घर यहीं पास में है, इसलिए हमें कार की कोई जरूरत नहीं है। और इसके बाद ट्रेसी जेफ के साथ उसके अपार्टमेंट में आ जाता है,
और जेफ अपने रूम के पास पहुंचकर अपने रूम का डोर खोलता है और साला जैसे ही डोर खुलता है वैसे ही वो बदबू सीधे ट्रेसी भाई की नाक में घुसती है और ट्रेसी पूछता है कि ये क्या है, जिसके जवाब में जेफ ट्रेसी को बताता है कि उसको मीट चॉप बहुत ही पसंद है और इसी वजह से उसकी फैमिली ने उसके लिए बहुत सारा मीट भेज दिया था जो कि अब खराब होने लगा है और जो ये स्मेल है ये अब इसी वजह से आ रही है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि जेफ से जब भी कोई इस बारे में बात करता है, मतलब ये स्मेल के बारे में बात करता है, तो जेफ का हमेशा जवाब एक ही होता है, नो मैटर कि उससे ये कौन पूछ रहा है और कितनी बार पूछ रहा है। क्योंकि जब बगल वाली आंटी ने आज उससे यही सवाल पूछा था तो उसने सेम रिप्लाई दिया था और आंटी ने उसको ये भी बताया कि यही जवाब उसने उनको पिछली बार भी दिया था। और इसके बाद ट्रेसी रूम के अंदर आ जाता है। जब ट्रेसी रूम के अंदर आता है तो उसको चीजें थोड़ी अजीब लगती हैं। वो स्मेल जो कि पहले कम थी, जैसे जैसे ट्रेसी अंदर बढ़ता है वैसे वैसे वो स्मेल भी बढ़ती जाती है। ट्रेसी रूम में जाता है तो उसे विंडो दिखती है। वो जैसे ही विंडो के पास जाता है और जेफ से पूछता है कि क्या मैं इसको खोल दूं, लेकिन तभी जेफ उसको एकदम से मना करता है और कहता है कि नहीं, तुम ये विंडो को नहीं खोलोगे। और यहाँ पर ट्रेसी का चेहरा देखने लायक हो जाता है, जिसे देखकर जेफ कहता है कि मैं तुमसे विंडो खोलने के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि ये विंडो खराब है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो मैं तुम्हारे लिए एसी चला दूंगा। और ये बोलने के बाद जेफ फ्रिज से ड्रिंक निकालने जाता है और जब वह फ्रिज से ड्रिंक निकाल रहा होता है तब हमें ये देखने को मिलता है कि जो फ्रिज का सबसे नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे एक इंसान का कटा हुआ सर रखा हुआ है। फ्रिज से ड्रिंक निकालने के बाद जेफ ट्रेसी के लिए एक गिलास में ड्रिंक बनाता है और हम देखते हैं कि जेफ उस गिलास में कुछ पाउडर जैसा भी मिला रहा है। ड्रिंक बनाने के बाद जेफ ट्रेसी के पास ड्रिंक को लेके आता है और उसको पीने को देता है। जैसे ही ट्रेसी उस ड्रिंक को पी रहा होता है उसको अजीब सा महसूस होता है। जब वह उस गिलास को देखता है तो उसको उसमें पाउडर दिखता है। इसके बाद ट्रेसी जेफ से पूछता है कि इसमें पाउडर जैसा क्या है, जिसके जवाब में जेफ ट्रेसी से कहता है शायद ये बर्तन धोने वाला डिटर्जेंट है और कहता है कि इससे कुछ नहीं होगा, तुम इसको पी लो। और ट्रेसी ना चाहते हुए भी उस ड्रिंक को पी लेता है। इसके बाद ट्रेसी जेफ से कहता है कि उसे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा है और वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन तभी जेफ भाई उसके सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, तुम नहीं जाओगे, आखिर क्यों हमेशा लोग मुझे छोड़कर चले जाते हैं। और ये सुनकर ट्रेसी की फटके चार हो जाती है, उसको समझ नहीं आता मैं क्या बोलूं। वो कहता है कि मुझे फ्रेश हवा की जरूरत है और मुझे बाहर जाना है, लेकिन जेफ कहता नहीं, तुझे हवा खानी है तू यहीं खाएगा, अगर तुझे फ्रेश हवा चाहिए तो मैं तेरे लिए एसी चला दूंगा। तो फिर ट्रेसी उससे पूछता है आखिर तुम्हारी एसी है कहाँ, तो उसके जवाब में जेफ उससे कहता है जो एसी है वो मेरे बेडरूम पे है, तुम्हें इसके लिए मेरे बेडरूम पे आना होगा। इसके बाद जेफ भैया ट्रेसी का कंधा पकड़ते हैं और उसको एक्वेरियम के पास लेके जाते हैं और उसको अपनी मछलियां दिखाते हैं। जेफ ट्रेसी को बताता है कि इसमें दोनों लड़ाकू मछलियां हैं और ये दोनों आपस में बहुत लड़ती हैं और इनकी लड़ाई देखकर मुझे बहुत मजा आता है। और ये बोलते ही जेफ एकदम से ट्रेसी के हाथ में एक हथकड़ी बांध देता है और ये देखने के बाद ट्रेसी की फटके चार हो जाती है। ट्रेसी धक्का मुक्की करता है और जेफ को धक्का मारते हुए कहता है कि ये तूने क्या किया, और जेफ उससे कहता है ये बस फोटो के लिए है। और इसके बाद उन दोनों में झगड़ा और धक्के मुक्की हो जाती है और तभी जेफ ट्रेसी को उठा के जमीन में पटक देता है। और जैसे ही ट्रेसी जमीन से उठता है वो देखता है कि जेफ ने उसकी तरफ को चाकू पॉइंट कर रखा है और यहाँ पे ट्रेसी समझ जाता है कि मामला बहुत ही ज्यादा खराब हो गया भाई। और तभी हमें दूसरी तरफ आंटी को दिखाया जाता है जो कि ये सारी चीजें सुन रही होती हैं। भले ही उन तक वो आवाज पूरी नहीं पहुंच रही होती है या उन्हें एग्जैक्टली पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, वो ये सारी चीजें समझ जाती हैं। और वहीं दूसरी तरफ जेफ ट्रेसी को धमकी देता है। वो उससे कहता है कि अगर उसने उसका कहना नहीं माना तो वो उसको जान से मार देगा। जेफ ट्रेसी से कहता है कि अब वो उसके साथ उसके बेडरूम पे चले। ट्रेसी बेचारे को मजबूरन उसके साथ उसके बेडरूम पे जाना पड़ता है। जेफ ट्रेसी से कहता है कि वो अब उसके बेड में बैठ जाए। जैसे ही ट्रेसी बेड में बैठता है जेफ टीवी चला देता है और तभी ट्रेसी की नजर उसी रूम पे पड़े एक ड्रम पे पड़ती है जो कि सील पैक है और उसी ड्रम में से बहुत ही गंदी स्मेल भी आ रही होती है। और इस बारे में डरते हुए वो जेफ से पूछता है कि आखिर उस ड्रम में क्या है, लेकिन जेफ उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करता है और टीवी देखता रहता है। और जब यहाँ पे तुम जेफ को देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ये साला एकदम साइको बंदा है। टीवी पे एक हॉरर मूवी चल रही होती है जिसको देखकर ट्रेसी जेफ से कहता है कि मुझे हॉरर मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं, मुझे डर लग रहा है। जिसके जवाब में जेफ ट्रेसी से कहता है कि आखिर इसमें डरने वाली क्या बात है, आखिर मौत भी तो जिंदगी का एक हिस्सा ही है। और भाई साहब ये सुनते ही ट्रेसी के टट्टे शॉर्ट हो जाते हैं। ट्रेसी एकदम से जेफ को धक्का मारता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेफ ट्रेसी को पकड़ के वहीं बेड पे पटक देता है और कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसी कोशिश करी तो वो उसको अभी जान से मार देगा। और साला यहाँ पर ट्रेसी बहुत ही गंदा वाला फंस गया था। अब उसके माइंड पे एक आइडिया आता है और वो जेफ को लुभाने की कोशिश करता है। वो जेफ को अपने साथ एंगेज करने की कोशिश करता है।
लेकिन जैफ भैया तो अलग ही मूड में होते हैं। वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं नहीं, मेरा मूड नहीं है। ट्रेसी उसे बताता है कि मेरे पास एक मस्त आइडिया है। इसके बाद जैफ ट्रेसी से उसके आइडिया के बारे में पूछता है तो ट्रेसी उसे बताता है कि वो याले कमरे को छोड़कर बाहर वाले कमरे पे जाएंगे। फिर इसके बाद वो दोनों उस रूम से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही वो रूम से बाहर आते हैं तो ट्रेसी अपने कपड़े खोलकर पोज देना स्टार्ट कर देता है। जैफ उससे पूछता है कि आखिर वो क्या कर रहा है, जिसके जवाब में ट्रेसी उससे कहता है कि तुम्हें मेरे पोज चाहिए थे, तुम्हें मेरे फोटोज चाहिए थे, तो जाओ अपना कैमरा लो और अब मेरी फोटो खींचो। जैफ ट्रेसी को बताता है कि उसका कैमरा बेडरूम पे है, तो ट्रेसी उससे कहता है कि जाओ तुम अपना कैमरा लेके आओ, मैं यहाँ पे पोज दूंगा। जेफ को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पता है कि जैसे ही वो बेडरूम की तरफ को जाएगा तो ट्रेसी यहाँ से भाग जाएगा, इसलिए जेफ उल्टे पैर अपने बेडरूम की तरफ को जाता है और थोड़ी ही देर में वो अपना कैमरा लेके आ जाता है और इसके बाद वो ट्रेसी की बहुत सारी फोटो क्लिक करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एकदम से फिर से जेफ भैया का मूड स्विंग होता है और वो फिर से चाकू को पॉइंट करता है ट्रेसी की तरफ को और उससे कहता है बेटा बहुत हुआ, अब चल बेडरूम की तरफ को। इसके बाद हमें बेडरूम दिखाया जाता है जहाँ पे जेफ भैया और ट्रेसी दोनों बैठकर टीवी देख रहे हैं। आई एम सॉरी, मतलब जेफ भैया टीवी देख रहे हैं, बाकी ट्रेसी भैया की तो बैंड बजी पड़ी है। और टीवी देखते देखते जेफ भैया एकदम से ट्रेसी से कहते हैं कि तुम्हारा दिल बहुत ही जोरों से धड़क रहा है। और ये सुनकर ट्रेसी जेफ की तरफ को देखता है। ट्रेसी की आंखें बहुत ही नम हो गई होती हैं और वो बहुत ही डरा हुआ होता है, लेकिन जेफ को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेसी को क्या फील हो रहा है। यहाँ पे जेफ भैया ट्रेसी को बताते हैं कि उसको दिल की धड़कनें सुनना बहुत ही पसंद है। वो अपने कान को उसकी छाती पे लगा लेता है और थोड़ी देर के बाद वो ट्रेसी के ऊपर लेट जाता है और ऐसे ही बात करते करते वो ट्रेसी से कहता है कि मुझे तुम्हारा दिल बहुत पसंद है और मैं तुम्हारे दिल को खाऊंगा। और साला ये बात सुनकर ट्रेसी भाई के टट्टे दोबारा शॉर्ट कर जाते हैं और इस बार वो ना आओ देखते ना ताओ और सीधे अपनी उंगली जेफ भैया की आंख में घुसेड़ देते हैं और जेफ भैया बहुत जोर से चिल्लाते हैं। इसके बाद ट्रेसी भैया जेफ भैया को धक्का देते हैं और रूम से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेफ भैया भी कम नहीं, जेफ भैया भी पीछे से उस पर लपकते हैं और दोनों के बीच में धड़ाधड़ लड़ाई भी होती है, जहाँ पे ट्रेसी भैया लैंप उठा के जेफ भैया के खोपड़े में दे मारते हैं धड़ाधड़ धड़, क्योंकि ट्रेसी भैया बहुत अच्छे से जान गए हैं कि भागन में ही भलाई है वरना जान मर जानी है आज। लेकिन जैसे ही ट्रेसी भैया दरवाजे पे पहुंचते हैं वो दरवाजा खोल ही नहीं पाते हैं, क्योंकि दरवाजे पे बहुत सारे लॉक लगे होते हैं और पीछे से जेफ भैया भी आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में वहां पे भी पंगा होता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेसी भाई की किस्मत थोड़ी सी अच्छी होती है, उनके हाथ में एक टीन का डब्बा आ जाता है जिसको पकड़ कर वो जेफ भैया के सिर में दबा के बहुत बार पेलते हैं, जिसकी वजह से जेफ भैया नीचे डाउन हो जाते हैं। और इसके बाद ट्रेसी भैया दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे ही अपना आधा नंगा शरीर लेकर चिल्लाते हुए बाहर को भाग जाते हैं। आवाज सुनकर जैसे ही आंटी जी अपने रूम से बाहर आती हैं, वैसे ही जेफ भैया भी ट्रेसी का पीछा करने के लिए अपने रूम से बाहर निकल ही रहा होता है। आंटी जेफ को देखते ही चिल्लाते हुए अंदर को भाग जाती है। इसके बाद जेफ भी ट्रेसी का पीछा ना करते हुए अपने रूम में वापस आ जाता है और वो समझ जाता है कि अब चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो गई हैं। इसके बाद हमें ट्रेसी को दिखाया जाता है जो कि अपना आधा नंगा शरीर लेकर चिल्लाते हुए सड़क में भाग रहा होता है और वहां भागते भागते पुलिस वालों की गाड़ी के सामने आ जाता है। पुलिस वाले गाड़ी से उतरते हैं और ट्रेसी को बोलते हैं कि वो अपने घुटनों पे बैठे। जैसे ही ट्रेसी घुटनों पे बैठता है पुलिस वाले उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारे हाथ पे हथकड़ी कैसे है, जिसके जवाब में ट्रेसी उन्हें बताता है कि ये सब उसने किया है। ट्रेसी उन्हें ये भी बताता है कि उसने हमारे लोगों को मारा है। इसके बाद हमें जेफरी को दिखाते हैं जो कि अपने घर पर अपने सोफे पे बैठा हुआ होता है और यहाँ पर जेफ को देख के ये लगता है कि मानो उसे पता चल गया हो कि अब उसकी सारी चीजें पकड़ी जाएंगी। तभी पुलिस वाले जेफ के दरवाजे को नॉक करते हैं और जेफ अपने सोफे से उठकर बाहर की तरफ को जाता है। जेफ अपने दरवाजे को हल्का सा खोलता है और पुलिस वालों से कहता है कि क्या हुआ। तो पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुम इसको जानते हो। तो जेफ उसके जवाब में कहता है कि हाँ, हम दोनों दोस्त हैं और हम दोनों होमोसेक्सुअल भी हैं। हम दोनों बस मजे कर रहे थे और मजे मजे में हम लोग कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गए। इसके बाद पुलिस वाले जेफ की बात को इग्नोर करते हैं और कहते हैं क्या तुम्हारे पास इस हथकड़ी की चाबी है। जेफ कहता है हाँ, मेरे पास इसकी चाबी है और वो मेरे बेडरूम पे है, मैं इसको अभी लेके आता हूँ। लेकिन तभी पुलिस वाले कहते हैं क्या हम अंदर आ सकते हैं। जेफ ना चाहते हुए भी उनसे कहता है कि हाँ, तुम अंदर आ सकते हो। इसके बाद पुलिस वाले ट्रेसी से भी पूछते हैं क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगे, लेकिन ट्रेसी आने से मना कर देता है। इसके बाद जैसे ही दरवाजा खुलता है और पुलिस वाले अंदर जाते हैं, उनको भी बहुत बुरी स्मेल आती है। वो जेफ से पूछते हैं ये स्मेल किस चीज की है, जिसके जवाब में जेफ उनसे वही कहता है जो वो इतने समय से औरों से कह रहा था। वो कहता है कि मेरे परिवार वालों ने मेरे लिए मीट भेजा था जो कि फ्रिज में रखे रखे अब खराब हो गया है। इसके बाद पुलिस वाले जेफ से दोबारा पूछते हैं कि चाबी कहाँ है। जेफ उनसे कहता है वो मेरा बेडरूम है और वहां पे वो चाबी है। जेफ उनसे पूछता है क्या मैं उन चाबी को खुद ले आऊं, लेकिन तभी पुलिस वाले जेफ को रोकते हैं और कहते हैं नहीं, हम चाबी खुद ले आएंगे।
इसके बाद उनमें से एक पुलिस वाला जेफ के बेडरूम पे जाता है जहाँ पे और भी ज्यादा स्मेल आ रही होती है। इसके बाद वो दोनों भी पुलिस वाले के पीछे पीछे बेडरूम पे चले जाते हैं। थोड़ी सी देर ढूंढने के बाद पुलिस वाले को वो चाबी उस ड्रॉल पे मिल जाती है। पुलिस वाला उन्हें बताता है कि हाँ मुझे चाबी मिल गई। जैसे ही पुलिस वाला चाबी लेकर उस ड्रॉल से जा ही रहा होता है तभी उसकी नजर उस ड्रॉल पे पड़ी कुछ फोटोज पे पड़ती है और वो उन फोटोज को उठाता है। ये देखकर जेफ घबरा जाता है और उसकी नजर वहाँ पर जमीन पे पड़े हुए एक चाकू पे पड़ती है। शायद वो यहाँ पर पुलिस वालों पे भी हमला करना चाह रहा हो, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है। तभी वहाँ पे दूसरा पुलिस वाला जब उन फोटोज को देख रहा होता है तो वो देखता है कि उसमें बहुत ही खतरनाक फोटोज हैं, जैसे कि किसी ह्यूमन बॉडी को काटा हुआ या उनको अलग अलग पोज में काट कर रखा हुआ। और ये सब देखकर पुलिस वाला चौंक जाता है। वो कहता है ये तो बहुत ही खतरनाक है। और इतना सुनते ही जेफ वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसको दूसरा पुलिस वाला वहीं पे दबोच लेता है और वो जेफ को बताता है कि अब तुम अरेस्ट हो चुके हो। जमीन में पड़ा हुआ जेफ ट्रेसी को जब देखता है वो कहता है कि मैंने जो भी किया है इसके लिए मैं मरना ही डिजर्व करता हूँ। जिसके जवाब में ट्रेसी उससे कहता है कि तू कुत्ते की मौत मरेगा। इसके बाद हमें स्लो मोशन पे कैमरा दिखता है जहाँ पे जेफ को पुलिस वाले अरेस्ट करके लेके जा रहे होते हैं। अब उस बिल्डिंग पे बहुत सारे पुलिस वाले, इन्वेस्टिगेशन वाले और बहुत सारी मीडिया भी आ चुकी होती है। और जब पुलिस वाले वहां से जेफ को लेके जा रहे होते हैं तब वहां पे वही आंटी पुलिस वालों पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रही होती है। वो उनको कहती है कि मैंने तुम लोगों को बहुत बार कंप्लेन करी थी और मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया था कि यहाँ कुछ अजीब सा है, लेकिन तुमने हमेशा मेरी बातों को इग्नोर किया। तुमने कभी भी मेरी बातों पे रिस्पॉन्स नहीं किया। ये सब तुम लोगों की गलती है। इसके बाद हमें एक रूम पे फोन की घंटी बजते हुए सुनाई देती है जिसको एक बूढ़ा इंसान उठाता है। वो बूढ़ा इंसान और कोई नहीं, वो जेफरी का बाप है और ये कॉल उसे पुलिस वालों की तरफ से आया होता है जो कि जेफरी के पिता को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुला रहे होते हैं। और इसके बाद हमें जेफ के पिता को दिखाया जाता है जो कि इन्वेस्टिगेशन रूम पे बैठे हुए हैं और उनकी पूछताछ करने के लिए वहाँ पे 2 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी बैठे हुए होते हैं। जेफ के पिताजी उनसे पूछते हैं कि आखिर वजह क्या है, तो पुलिस वाले उन्हें बताते हैं कि हमने तुम्हारे बेटे को अरेस्ट कर रखा है। जेफ के पिताजी शॉक्ड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने सोचा था कि जेफ पे किसी ने हमला कर दिया है। इसके बाद वो लोग जेफ के पिताजी से जेफ के बारे में सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जिसके जवाब में जेफ के पिता उन्हें बताते हैं कि जब जेफ 4 साल का था तब उसका हार्निया का ऑपरेशन हुआ था। वो उन्हें बताते हैं कि ऑपरेशन के बाद जेफ और लड़कों की तरह नहीं रह गया था। पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि हार्निया के ऑपरेशन से उसके दिमाग में क्या फर्क पड़ सकता है, तो जेफ के पिताजी उन्हें बताते हैं कि शायद ज्यादा बेहोशी की दवाई लगने की वजह से उसका दिमागी संतुलन खो गया या ऑपरेशन के बाद उसने अपनी मर्दानगी खो दी। वो बताते हैं कि जेफ की माँ और उनके बीच डिवोर्स की वजह से भी जेफ की मेंटल हेल्थ पे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा था। इसके बाद पुलिस वाले जेफ के पिताजी से पूछते हैं क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा बेटा एक बाइसेक्सुअल है, जिसके जवाब में वो कुछ भी नहीं कहते हैं और शांत रहते हैं। इसके बाद दोनों पुलिस वाले जेफ के पिताजी को ये बता देते हैं कि हमने तुम्हारे लड़के को इसलिए अरेस्ट कर रखा है क्योंकि उसने बहुत सारे कत्ल किए हैं। वो उन्हें बताते हैं कि उन्हें जेफ के फ्रिज में एक इंसान का कटा हुआ सर मिला है और उन्हें उस फ्रिज में 2 बैग भी मिले हैं, जिसमें से एक बैग में था एक इंसानी दिल और दूसरे बैग में था इंसान के प्राइवेट पार्ट्स। वो उन्हें ये भी बताते हैं कि उनको जेफ के बेडरूम से 5 ह्यूमन स्कल भी मिले हैं। इसके बाद उन्हें ड्रम मिलता है जो कि एसिड से भरा हुआ था और उस ड्रम पे उनको 3 इंसानी धड़ भी मिले। पुलिस वाले कहते हैं कि हमें ये नहीं पता कि जेफ ने उसको एसिड में क्यों डुबाया था। शायद वो उन्हें गला देना चाहता था या वो उनको ठिकाने नहीं लगा पाया। और लास्ट में वो जेफ के पिता को ये बताते हैं कि जेफ के रूम में पड़े हुए बर्तन और कुछ इंसानी टुकड़ों पर पड़े हुए निशानों से उन्हें ये पता चला है कि जेफ इंसानी मांस को खाता भी था। ये कहकर पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं और इसके बाद हमें कैमरे में सिर्फ जेफ के पिता को दिखाया जाता है। जेफ के पिताजी पहले तो एकदम शांत होते हैं, बट एकदम से वो रोते हैं और फिर चुप होते हैं और फिर दोबारा से रोते हैं। और जब हम यहाँ पर जेफ के पिताजी को देखते हैं तो उन्हें देखकर हमें ऐसा लगता है कि उन्हें दुख से ज्यादा पछतावा है। और यहीं पर इसके बाद ये पार्ट खत्म हो जाता है। सो आई होप जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है वो तुम्हें पसंद आया हो। मैं आगे भी इसके आगे के पार्ट बनाऊंगा और उसमें ज़्यादा स्टोरी कवर करूंगा। मे बी 2-3 पार्ट एक साथ कवर करूंगा। और ये अभी मेरा पहली बार ही है तो यार मुझे कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इस चीज़ का, बट कर रहे हैं। तो प्लीज़ यार अगर तुम्हें पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, और बताना कमेंट सेक्शन पे तुम्हें कैसा लगा।